गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर नंबर 24। यूनिट हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चैप्टर नंबर कौन सा आपका? स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। उसमें लास्ट हमारे बहुत से कंसेप्ट हो चुके हैं। आज का कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट भी है और हमने शायद पहले वो करा हुआ भी है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। आप आज का जो कंसेप्ट है उसका नाम है हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग। तो हम ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है जी। हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन टू लाइंस या बिटवीन एनी टू लाइंस। ठीक है जी, बिटवीन एनी टू लाइंस। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस बारे में हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। वो चैप्टर था हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, दो लाइन्स की इक्वेशन दे रखी होती थी, हम उसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के हमने बहुत डिफरेंट मेथड करते थे वहाँ पे। एक एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और ग्राफिकल मेथड। ठीक है जी। उसमें भी हमारे 3 टाइप के सोल्यूशन आते थे, यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन। ठीक है जी। जो ये हम निकाल रहे हैं हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, व्हेन टू लाइंस बिटवीन एनी टू लाइंस, मतलब जब दो लाइंस आपकी क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वहां हमने वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं या कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं वो लाइन, फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, ए बी है, सेकेंड लाइन इज योर सी डी। ठीक है, एंड पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां वो दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? अब उसमें देखिए 10th क्लास में तो हमने बहुत चैप्टर पढ़े, बट जो मैं कंसेप्ट कर रहा हूं वहां पे हमने सिर्फ यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने से पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखता हूं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, उसको मैंने लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्लियर? उसी तरह मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ सी डी, उसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है जी, एक लाइन ए बी की और एक लाइन सी डी की। अब इन दोनों में क्या लगाऊंगा, मैंने क्या बताया आपको, हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता कैसे था? ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम करते थे, दोबारा लिख देता हूं चाहे लाइन में ऊपर को ध्यान देंगे दोबारा। एक लाइन की इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी की इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? ये दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। दोनों इंटरसेक्ट हो रही है किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। और पॉइंट पी क्या है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा आपको कि हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते थे, x लिखते थे, देन इक्वल टू का साइन, फिर y, फिर इक्वल टू y। ठीक है, चाहे तो थोड़ा सा इसको गैप भी दे सकते हैं। क्लियर? इनके नीचे एक लाइन लगाइए, इनके डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी। अब इनके डिनोमिनेटर में टर्म्स क्या आती थी, देखिए जब हम x लेंगे तो हमने x वाली टर्म्स जो हैं दोनों में, देखिए दोनों को मैंने क्या किया, लाइन वे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इन दोनों में x वाली टर्म्स छुपा दूंगा, जो बचेंगी टर्म्स उनके कोफिशिएंट लिखूंगा। बचेंगी टर्म्स क्या है, b1 है, b2 है और c1 है, c2 है। क्लियर? इसी तरह मैं क्या करूंगा, जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा, मतलब y के डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आएंगी वो कैसे आएंगी, हमारी y वाली टर्म को इग्नोर कर दीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपने इस तरफ पढ़ना है। पहले इसमें क्या करना है, c1 और c2 लिख देना है, और फिर क्या बचा, a1 और a2। मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखूंगा। ठीक है, चाहे x साथ में हो। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ कोफिशिएंट। y में किस लाइन के कोफिशिएंट आएंगे, जिसमें y नहीं है,
ठीक है, y वाली टर्म्स को मैं इग्नोर कर दूंगा, बाकी जो बचेंगे इस फ्लो में, मतलब यहाँ देखिए अब मैं इस वे में बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने C1 C2 इसलिए लिया क्योंकि सबसे पहले क्या है, देखिए जब मैंने A1 x वाला लिया था, x वाला लिया था, तो B1 पहले B2 पहले फिर C1 C2 था। उसी तरह जब मैंने ये किया तो मैं इसी फ्लो में आगे बढ़ा, तो C1 C2 पहले, फिर दोबारा रिटर्न करके A1 A2 पे। क्लियर, ये हो गया आपके x और y के डिनोमिनेटर में, ऐसे आपने लिखना है। फिर आपके पास 1 आ गया, 1 मीन्स आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है C1 और C2 उसको इग्नोर कर दीजिए, जो बचेगा उसको लिखिए, दैट इज योर A1 A2 एंड B1 B2। अब इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या है, आपने यहाँ वही मेथड जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं वही लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले देखिए B1 इंटू C2, फिर माइनस का साइन, देन पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर आपने ये वाला क्रॉस करा B2 C1। क्लियर, मतलब इसके नीचे x के नीचे एक्चुअल में ये टर्म आएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी मैंने ये आपको लिखना बताया, C1 A2 माइनस C2 A1। आफ्टर दैट क्या होगा हमारे पास, A1 B2 माइनस A2 B1। ये वाली टर्म्स आप इनके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे x के नीचे क्या टर्म्स आएंगी, y के नीचे कैसे टर्म्स आएंगी और 1 के नीचे क्या टर्म्स आएंगी। उसके बाद जब आपने ये लिखना है, चलिए क्या बना है आपके पास, इसको एक्चुअल वे में लिखिए। ये बना हमारे पास B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया, क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, हमें वैल्यू देखिए कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यही होगा, x को y की फॉर्म में लिख देते हैं। मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है x की और y की। तो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, x और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इनको इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करूंगा। सबसे पहले जब मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करता हूं, यही आएगा इक्वेट करके, और साथ ही आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड को कर देना है। क्योंकि आप x की वैल्यू निकालनी है तो x को मैंने कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दिया, y की वैल्यू निकालनी है तो y को मैंने इक्वेट कर दिया कांस्टेंट के साथ। तो y C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए चेक कर लीजिए एक बार, x B1 C2 B2 C1 देन इक्वल टू 1 A1 B2 माइनस A2 B1, और y का भी मैंने वैसे ही इक्वेट कर दिया। क्लियर, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, P पॉइंट की। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आई, यहां से मेरे पास x की वैल्यू आई B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, सिमिलर वे में हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, दोनों की वैल्यू आ गई, x भी आ गया y भी आ गया, तो पॉइंट क्या बना, तो एट लास्ट हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P आर, मतलब x, y जो कि हमने मान रखा था। हाँ जी, पहला कोऑर्डिनेट x है तो B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, उसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा मींस ऑर्डिनेट, अब सीसा तो हो गया हमारा, ऑर्डिनेट क्या बनेगा, y है ऑर्डिनेट, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1।
ठीक है जी। तो ये होगा हमारा मेथड सॉल्व करने का। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आपने डायरेक्ट फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप जैसे भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, ठीक है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा दीजिए, उससे आपका क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। क्लियर? तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, नीचे देखिए दोनों के एब्सिस और ऑर्डिनेट में डिनोमिनेटर सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2। चेंज क्या है, ऊपर वाई टर्म। x वाली में b और c b1 c2 माइनस b2 c1, और y वाली में c और a c1 a2 माइनस c2 a1। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं, अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बहुत कम चांस होगा कि आपको डायरेक्ट बोला जाए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने को, आपको क्वेश्चन के अंदर ही वो कंसेप्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through किससे पास कर रहा है आपका, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 equal to 0। ठीक है जी। एंड देख लीजिए, आप कंडीशन लग रही है, उन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है किसके इंटरसेक्शन से, इन दो लाइंस की इक्वेशन के इंटरसेक्शन से। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब जहां ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होंगी वहां से वो लाइन आपकी पास कर रही है। ठीक है, अब ये आपकी लाइन 1 होगी, ये लाइन 2 होगी जो गिवन है, और डेट इज योर रिक्वायर्ड लाइन। आर से सपोज करके डायग्राम अभी बनाता हूं आपका थोड़ा क्लियर करके। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इंटरसेक्शन से तो पास हो ही रही है, पर क्या है, वो परपेंडिकुलर भी है। और परपेंडिकुलर किसके है, y माइनस एक्स इक्वल टू 9। ठीक है जी। अब याद रखिए, यहाँ परपेंडिकुलर लग गया, तो कल लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कि कैसे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर वो लाइन, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल हो किसी के या फिर परपेंडिकुलर हो किसी के, तो उसी का हम यूज करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार आपको डायग्राम क्लियर समझा देता हूं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, एक इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है जो कि पास कर रही है कहां से, इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन, इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन। क्लियर? ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसको मैंने आर से डिनोट कर दिया, और दैट इज योर लाइन 1, दैट इज योर लाइन 2। लाइन 1 कौन सी है, दैट x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। लाइन 2 किसके है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। और साथ में क्या कंडीशन है, ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है किसके, इस लाइन के, y माइनस एक्स इक्वल टू 9। अब परपेंडिकुलर को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब दैट इज योर लाइन 3 जो परपेंडिकुलर में है। क्लियर? तो क्वेश्चन ढंग से स्टेटमेंट समझ के पहले डायग्रामेटिकली समझ लेना कि क्या है। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को साइड में रखेंगे और फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, अब परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है इस पॉइंट से ही पास कर रहा हो, ये भी याद रखना। ये तो यहां तो मैंने पास करवा दिया इसको, इस पॉइंट से जरूरी नहीं है, ये दूसरे पॉइंट से भी हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ही बताना है। तो पहले तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे जिसको मैंने P डिनोट कर दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या बताई मैंने, परपेंडिकुलर वाली, परपेंडिकुलर लाइन जरूरी नहीं है बच्चे कि ये इसी पॉइंट से, P पॉइंट से ही परपेंडिकुलर बने, वो जरूरी नहीं है, वो आपका परपेंडिकुलर ऐसे भी बन सकता है। ठीक है जी, तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो कैसे बनेगा। पहले सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
लेट ए बी अ लाइन, कौन सी लाइन है, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, सी डी बी अ लाइन। देखिए सब इक्वेशन को मैं एक पॉइंट में मान रहा हूं, ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है जी। आप ई एफ मान लीजिए, बी आर रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है जी, लेट ई एफ बी आर रिक्वायर्ड लाइन। आगे जो भी हम मानेंगे, और ये लाइन 3 है जो, ठीक है जी, लाइन 3 को हम मान लेते हैं पी क्यू या एम एम एन बी अ लाइन। अब ये आपको क्वेश्चन में रखना है कि कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके परपेंडिकुलर है, और कहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। क्लियर, चारों लाइनों को मैंने कुछ ना कुछ मान लिया, ठीक है, पॉइंट्स दे दिए, मतलब डिनोशन दे दी। डिनोशन से क्या होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने ये बना दिया आपका, ये आपकी ए बी लाइन रख दी मैंने, देखिए ये सी डी कर दी, और ये लाइन मैंने कर दी ई एफ, जो मुझे फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो पी पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा, इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड बट वी विल फाइंड पी। पी क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पी क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। चलिए पी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पी पॉइंट फाइंड करने का मैंने क्या मेथड बताया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों की इक्वेशंस लिखिए, दोनों की इक्वेशंस लिखिए। पहले क्या है, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन की इक्वेशन है ए बी की, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे आप बी सी डी की इक्वेशन। सी डी है आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, क्लियर। ये लाइन ए बी, ये लाइन आपकी सी डी, क्लियर। अब इनके जहां दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहां से वो तीसरी लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास होती है, तो हम यूज करेंगे नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग, आप लिख सकते हैं चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, x पहले देन y देन आपके पास कांस्टेंट। हाँ जी, चलिए x के नीचे क्या आएगा, सबसे पहले ये बताइए। x वाली टर्म्स छुपा लीजिए, 2 7 सॉरी 2 4 2 4 3 7, क्लियर है। उसके बाद y को इग्नोर करूंगा, तो y के नीचे सबसे पहले क्या आएगा, 3 7, उसके बाद 1 3। चेक करते रहेंगे साथ में। x में क्या आया, 2 4 3 7, y में क्या आया, 3 7 देन 1 3। अब 1 में क्या आएगा आपके पास, 1 में कांस्टेंट छुपा दीजिए, 1 3 2 4, क्लियर। आपने ऐसे लिख देना है, चाहे तो एक एरो ऐसे लगा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो x के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 7 14, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12। y के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 माइनस 7 इंटू 1 7 इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा, 1 इंटू 4 एंड 4 माइनस 6, क्लियर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट, मतलब x और कांस्टेंट को इक्वेट,
ठीक है, x अपॉन कितना बन गया था ये 40 माइनस 12 2 और 1 अपॉन कितना आ गया था -2। तो ऑन सॉल्विंग इट ये आ गया 2 अपॉन -2 जो कि बराबर होगा हमारा -1 के। ठीक है जी, तो x कितना आ जाएगा -1। उसके बाद y वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे कांस्टेंट के साथ। 9 - 7 2 इक्वल टू 1 अपॉन -2। क्लियर? क्या कर रहा हूं, देखिए मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं x को इक्वेट करूंगा कांस्टेंट के साथ, देन उसी के पैरेलल में मैं इक्वेट करूंगा y को कांस्टेंट के साथ, ताकि मेरी x की वैल्यू आ जाए और y की वैल्यू आ जाए। और x और y क्या है आपके कोऑर्डिनेट हैं, किसके, पॉइंट P के। ये भी याद रखिए, ये भी आपने सपोज में लिखना है। तो y इज इक्वल टू आया आपका 2 अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बनेंगे, -1, -1। ये पॉइंट P के आपके कोऑर्डिनेट आ गए -1, -1। देख लीजिए -1, -1। अब इसके बाद पॉइंट P आ गया। अब जो लास्ट कंडीशन हमारे क्वेश्चन की बची थी वो था कि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर जो EF है, मींस रिक्वायर्ड लाइन की, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, MN के। मैंने यहां ले दिया परपेंडिकुलर। चलिए अब अगर ये लाइन EF परपेंडिकुलर है M के, तो इनके स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। या फिर आप दूसरी कंडीशन ले लीजिए जो मैंने आपको कल करवाई थी कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन, तो उसकी हम इक्वेशन कैसे लिखते थे, वो कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। पहले तो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन MN। अब MN की इक्वेशन क्या थी, ये देखिए अपने पास MN की इक्वेशन थी y - x इक्वल टू 9। कितनी थी, y - x इक्वल टू 9। इसको बिल्कुल एक्यूरेट जनरल फॉर्म में लिख दीजिए, -x + y - 9 इक्वल टू 0। -x + y - 9 इक्वल टू 0। इसको ऐसे ही रखेंगे। आप लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, EF विच इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, MN के। MN मतलब -x + y - 9 इक्वल टू 0। उसकी इक्वेशन क्या होगी, इज गिवन एज, ठीक है जी, कल मैंने बताया था ना, अगर कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो सेम रहती है, बस थोड़े से आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं और बीच में साइन माइनस का आता है परपेंडिकुलर वाले टॉपिक पे। तो इसमें क्या होगा, जो लाइन होगी EF लाइन होगी वो क्या आएगी आपके पास, x और y वैसे ही आ जाएगा, बीच का साइन प्लस है वो माइनस हो गया। कांस्टेंट देखिए दोनों के 1 1 है, ठीक है, वो मैंने चेंज कर दिया, माइनस इसके साथ भी रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन EF। बट फर्क क्या है, इसमें k है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे, जो पॉइंट हमने निकाला था इंटरसेक्शन पॉइंट, वो हमने EF पे पास करवाना है। EF मतलब लाइन EF पे पास करवाना है। क्लियर? तो दोबारा टॉपिक आपको रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन MN को मैंने एक्यूरेट जनरल फॉर्म में लिखा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन EF विच इज परपेंडिकुलर टू MN। MN क्या था आपके पास, दिस इज द MN ना, MN को ही कन्वर्ट करके लिखना है मैंने, वही आपकी EF आएगी, क्योंकि वो क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कांस्टेंट लिख दीजिए, ठीक है, बीच का जो साइन है x और y के, जो बीच का साइन है वो अपोजिट कर दीजिए, और जो आगे का साइन है उसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और जो कांस्टेंट है, मतलब जो y का कांस्टेंट होगा वो यहाँ x का कांस्टेंट बन जाएगा, और जो यहाँ x का कांस्टेंट होगा वो y का कांस्टेंट बन जाएगा। साथ में जो कांस्टेंट है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस k, वो बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन EF। क्लियर? अब हमने क्या करना है, सिंस लाइन EF पासिस थ्रू, किससे पास कर रही है जी, क्या था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, -1, -1, ठीक है जी, उससे पास कर रही है EF आपकी।
तो अब जब पास करती है तो क्या होता है, x की जगह एब्सिस्सा डाल दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है, चाहे इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है जी, पास थ्रू कर रही है तो क्या करेंगे हम, -1, x की जगह वैल्यू डाल दी एब्सिस्सा की, और y की जगह वैल्यू डाल दी मैंने ऑर्डिनेट की, प्लस k इक्वल टू 0। देख लीजिए इसको एक बारी कि वैल्यू पुट एक्यूरेट है। -1 आपके पास बाहर था, x की जगह मैंने क्या डाला, एब्सिस्सा, और y की जगह क्या डाला, ऑर्डिनेट, प्लस k वैसे ही आ गया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ k, जो कि हमारी सॉल्व करके कितनी आती है, देखिए माइनस इंटू माइनस कितने हो गए, +1 हो गए, -1 इंटू -1 कितने हो गए, +1 हो गए। तो ये बन गया आपके 1 + 1 + k = 0। ऑन सॉल्विंग इट k कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। 2 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो कितना आ जाएगा, -2। अब ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन EF की, जो कि क्या है, -1 × x -1 × y + k = 0। पुट k = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, -x - y -2 = 0। यही थी इक्वेशन 1, इसमें मैंने k की वैल्यू डाल दी, ठीक है जी। k की वैल्यू कहां से आई थी हमारे पास, हमने पॉइंट पास करवाया, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करा, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये यही आपके रिक्वायर्ड, आप ये लिख सकते हैं या फिर माइनस कॉमन लिख के लेके आप ये आंसर लिखते हैं, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन है जी, EF, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। तो क्या था हमारे इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन पास करनी, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, जो कि पास हो रही थी कहां से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका था, दो लाइंस का, जिनको मैंने डिनोट करा था AB और CD से। और जो लाइन मैंने निकालनी थी, मीन्स रिक्वायर्ड लाइन, जो इक्वेशन लाइन निकालनी थी, उसको मैंने क्या माना, EF। और साथ ही में क्या कंडीशन गिवन थी कि वो लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, MN के। MN मीन्स y - x = 9k। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए किस पे है, वो लाइन EF पे भी है। तो मैंने कौन सी कंडीशन यूज की, जो मैंने लास्ट आपको लेक्चर में करवाया था, कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल हो किसी गिवन लाइन के, ठीक है। तो यहाँ गिवन लाइन थी y - x = 9, उसको मैंने एक जनरल फॉर्म में लिखा, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई, वो थी, पर जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी EF, वो किस फॉर्म में आई थी, k वाली फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने k वाली लाइन, k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट पास करवाया। कौन सा पॉइंट, P, क्योंकि P आपका EF पे है, ठीक है, EF लाइन उससे पास हो रही है, तो मैंने वो पास करवाया। पास करवाते हुए क्या करते हैं, x की जगह हम उस पॉइंट का एब्सिस्सा डाल देते हैं, और y की जगह उस पॉइंट का ऑर्डिनेट डाल देते हैं, और हम वैल्यू, जो हमारे पास वेरिएबल निकालना होता है, जैसे हमें k की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो कितनी आ गई आपके पास, -2, वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब k की वैल्यू आ जाएगी तो आपने डायरेक्ट जो आपने रिक्वायर्ड लाइन अभी निकाली थी इक्वेशन नंबर 1, वहां पे आपने k की वैल्यू डाल देनी है, क्योंकि वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन MN। क्लियर। तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करने हैं आपने, ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है जी। परपेंडिकुलर का जो फुट होगा उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट
अब किस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर आ रहा है, 2,3, ठीक है, यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं आप, फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन, किस लाइन पे है वो परपेंडिकुलर पड़ रहा, ऑन द लाइन दैट इज योर y इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में देखिए इन्होंने कहा हमें फाइंड करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये पॉइंट P पॉइंट हमें फाइंड करना है। गिवन पॉइंट क्या है, 2,3, क्योंकि इन्होंने बोला है वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट मतलब उस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर आ रहा है टू द 2,3 से ऑन द लाइन, और वो परपेंडिकुलर किस लाइन पे आ रहा है, ऑन द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, जिसको मैं ए भी मान लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले डिनोशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी अ लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है, हुज इक्वेशन इज हाँ जी y इक्वल टू 3x प्लस 4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, -3x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में लिख देना आपने, ठीक है, ये हो गया। अब एक पॉइंट गिवन है जहां से वो परपेंडिकुलर आ रहा है, उसको m मान लेते हैं। लेट m बी अ गिवन पॉइंट, ठीक है जी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2,3, क्लियर। अब इसी के साथ जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हमारा P, उसको भी मान लेंगे, x, y उसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे। लेट P बी अ रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है जी, उस कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आप, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, क्लियर। अब ये पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो हमारा P पॉइंट है, मींस जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, वो कहां से पास हो रहा है, विच पासिस थ्रू लाइन AB, ठीक है जी, विच पासिस थ्रू लाइन AB, मीन जो ये P पॉइंट है दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन MP एंड AB, ठीक है, कह सकते हैं ना, P इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AB एंड MP, क्योंकि देखिए दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट हो रही है, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है जी, अगर मुझे P पॉइंट फाइंड करना है तो P पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए इस लाइन की इक्वेशन तो है, AB की इक्वेशन तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, मुझे फाइंड करने की किस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, AP की, किसकी, AP की, सॉरी MP की, क्लियर। तो MP की इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन MP विच इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है जी, वही लास्ट लेक्चर वाले कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, विच इज परपेंडिकुलर टू AB। AB मतलब कौन सी लाइन थी AB की हमारे पास गिवन, वो थी हमारे पास y इक्वल टू, सॉरी -x -3y -4, सॉरी -x -3x, सॉरी प्लस y -3x प्लस y, ठीक है, यही आया था हमारे पास, -3x प्लस y -4 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन MP जो कि परपेंडिकुलर है किसके, AB के, तो इज रिटन एज, कैसे लिखी जाएगी वो, कैसे लिखी जाती है परपेंडिकुलर की, देखिए x और y वैसे ही आ जाता है, कांस्टेंट में आपका k लग जाता है। अब यहाँ क्या होता है, बीच का साइन क्या है, प्लस का, तो ये हो गया माइनस, और आगे का साइन माइनस, उसको ऐसे लिख दीजिए। जो x का कोफिशिएंट होगा, कितना x का कोफिशिएंट 3, वो y का बन जाएगा, और जो y का होगा वो किसका बन जाएगा, x का। तो मतलब इक्वेशन क्या बनेगी MP की, -1x -3y प्लस k इक्वल टू 0। अब ये लाइन जो MP लाइन की इक्वेशन आई है, देखिए MP और AB में फर्क है, MP मैंने कहां से फाइंड करी, फ्रॉम द लाइन AB, क्योंकि परपेंडिकुलर थे, बट मुझे यहाँ वैल्यू अब किसकी निकालनी है, k की। अब MP लाइन को यहाँ देखिए डायग्राम में, इस पर कोई पॉइंट पास हो रहा है, हाँ जी 2,3, सिंस line MP passes through
सिंस लाइन MP पासिस थ्रू 2,3, ठीक है जी, किससे पास होगा? 2,3 से पास होगा। देन मतलब हमने क्या करना है, एब्सिसा की जगह, सॉरी एक्स की जगह एब्सिसा डाल दीजिए और वाई की जगह ऑर्डिनेट डाल दीजिए, तो आपकी के की वैल्यू आपके पास फाइंड आ जाएगी। डेट इज -2 -9 प्लस के। तो यहाँ देखिए आपके पास के कितना आ रहा है, प्लस के 11, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, पॉइंट पास करवा के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब आपके पास के की वैल्यू फाइंड हो गई है, पहले तो इसको एक नाम दे दीजिए, चाहे 1 दे दीजिए इसको, ठीक है। जब आपके पास लाइन के की वैल्यू फाइंड हो गई है तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन एमपी कैसे लिखी जाएगी? Therefore, equation 1 can be written as कैसे लिखी जाएगी? -x -3y, के की वैल्यू कितनी है 11, वो भी प्लस के, तो +11 = 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एमपी। तो देखिए AB की भी इक्वेशन आ गई, MP की भी इक्वेशन आ गई, बट मुझे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब वो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस लाइन का, MP का और AB का। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए फाइंड करते हैं। नाउ वी विल फाइंड पॉइंट P बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। बता दिया मैंने आपको क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए उसके लिए मैं दोनों इक्वेशंस को लिखूंगा। दोनों इक्वेशन में पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, लाइन AB की -3x + y -4, ये इक्वेशन गिवन थी। और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन थी आपके पास, जो हमने फाइंड करी थी, डेट इज -x -3y + 11, क्लियर। अब यहां से हम क्या ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, बट यहाँ वैल्यू कांस्टेंट आप सबके लिख लीजिए। x का कांस्टेंट यहाँ 1 है, यहाँ -3, यहाँ -1, y का कोफिशिएंट यहाँ -3, यहाँ +1, यहाँ 4 है और यहाँ 11 है। तो C1 की वैल्यू याद रखिए साइन के साथ लेनी है। चलिए लगाइए फॉर्मूला। x के अपॉन में क्या आएगा, y के अपॉन में क्या आएगा और 1 के अपॉन में क्या आएगा। x के अपॉन में आएगा जी 1 और -3, 1 एंड -3, ठीक है जी। और दूसरे में आएगा -4 और 11। y के नीचे आएगा जी 1 और y के नीचे आएगा -4 11 एंड -3 -1, क्लियर। उसी तरह 1 के नीचे क्या आएगा, -3 -1 एंड 1 -3, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है जी। जब सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो कि हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। चलिए लिखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x के नीचे आया 11 -12, y के नीचे आएगा -4 -33, ठीक है जी। और 1 के नीचे आएगा आपके पास 9 प्लस के -1, क्लियर। तो जो कि हमारा सॉल्व करके क्या आ जाता है आगे, x अपॉन -1, y अपॉन 37 एंड 1 अपॉन 10। चलिए ऑन इक्वेटिंग आप जब करेंगे दोनों टर्म्स को, मतलब x और कांस्टेंट को, तो क्या बन जाएगा आपके पास, x अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, y अपॉन 37 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -1 अपॉन 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई 37 अपॉन 10, ठीक है जी। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बने, देयरफॉर पॉइंट P इज -1 अपॉन 10,
37/10। क्लियर है, देख लीजिए। थैंक यू। आगे कोई क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।